राष्ट्रवाद, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सोच जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। आज हम इसी जबरदस्त आइडिया की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इसने आज के मॉडर्न यूरोप को वो शक्ल दी जो हम जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज हम जिन देशों को जर्मनी, इटली या फ्रांस के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। 18वीं सदी में तो देश का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मॉडर्न यूरोप आखिर बना कैसे? चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, एक ऐसी चिंगारी जिसने एक बिल्कुल नए आइडिया को जन्म दिया। और ये चिंगारी भड़की थी फ्रांस में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप का मतलब था बड़े बड़े साम्राज्य, राजा और सम्राट। आम लोग नागरिक नहीं होते थे, वो बस अपने राजा की प्रजा थे। उनकी पहचान उनके शासक से थी, किसी देश से नहीं। और फिर फ्रांसीसी क्रांति ने सब कुछ बदल के रख दिया। यह बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। पहले आप राजा की प्रजा थे, मतलब आपकी वफादारी सिर्फ राजा के लिए थी। लेकिन अब एक नया क्रांतिकारी आइडिया आया, राष्ट्र का नागरिक होने का। इसका मतलब था कि आपकी वफादारी किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए है, एक साझा संस्कृति और जमीन के लिए, जिसे उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि कहा। और सबसे बड़ी बात, सबके लिए बराबर अधिकार और कर्तव्य। ये सोच उस जमाने के लिए बहुत बड़ी थी। और जब नेपोलियन पावर में आया तो उसने अपने 1804 के सिविल कोड से इन आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा कर दिया, प्रॉपर्टी के अधिकार को पक्का किया और सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को खत्म करके किसानों को आजाद कर दिया। हाँ, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन इसने पूरे यूरोप में मॉडर्नाइजेशन की एक लहर दौड़ा दी। तो अब ये नया आइडिया, राष्ट्रवाद का आइडिया, जन्म ले चुका था। पर अब शुरू हुई इसके जिंदा रहने की लड़ाई। एक ऐसी जंग जो पूरे यूरोप में पुरानी सोच और इस नए विचार के बीच लड़ी गई। असल में ये यूरोप की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। एक तरफ था लिबरलिज्म यानी उदारवाद। ये नया विचार था जो चाहता था कि सरकार लोगों की सहमति से बने, अमीरों के विशेषाधिकार खत्म हों और मिडिल क्लास को आर्थिक आज़ादी मिले। और दूसरी तरफ था कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद, जो पुरानी राजशाही, चर्च की ताकत और समाज में ऊंच नीच को जैसे का तैसा बनाए रखना चाहता था। नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में हुई वियना कांग्रेस। यहां ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और ब्रिटेन जैसी पुरानी ताकतों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिक की लीडरशिप में उन्होंने फैसला किया कि राष्ट्रवाद के इस जिन को वापस बोतल में बंद करना होगा। उनका मकसद था पुरानी राजशाही को फिर से गद्दी पर बिठाना और इस क्रांतिकारी सोच को कुचल देना। लेकिन किसी आइडिया को दबाने की कोशिश करने से वो और मजबूत हो जाता है ना। इस दमन ने क्रांतिकारियों के इरादों को और पक्का कर दिया। और इन क्रांतिकारियों की सबसे बुलंद आवाज थे इटली के जुसेप्पे मैत्सिनी। उनका मानना था कि राष्ट्र बनाना कोई सियासी खेल नहीं, बल्कि भगवान की मर्जी है। उन्होंने यंग इटली जैसे सीक्रेट ग्रुप्स बनाए और राष्ट्रवाद की इस आग को जलाए रखा। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर चलते हैं। वो दौर जब ये आइडिया सिर्फ किताबों और सीक्रेट मीटिंग से निकलकर हकीकत बन गया, जब राष्ट्रवाद ने यूरोप के दो सबसे ताकतवर देश बनाए, जर्मनी और इटली। और जर्मनी को बनाने का श्रेय जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। वो कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक बेहद प्रैक्टिकल और सख्त नेता थे। उनका साफ मानना था कि वक्त के बड़े सवाल भाषणों और बहसों से हल नहीं होते, बल्कि लोहे और खून से होते हैं, मतलब जंग और ताकत से। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने प्रशा की लीडरशिप में जर्मनी को एक करने के लिए 7 साल के अंदर 3 बड़ी जंगें लड़ी। 1864 में डेनमार्क को हराया, फिर 1866 में अपने सबसे बड़े राइवल ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर किया और आखिर में 1870 में फ्रांस को हराकर दक्षिणी जर्मन राज्यों को भी साथ मिला लिया। हर जीत जर्मनी को एक देश बनने के और करीब ले आई। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 18 जनवरी 1871। जगह थी फ्रांस का मशहूर वर्साय महल और उसका शीश महल। वहीं पर एक मुत्तहिद जर्मन साम्राज्य का ऐलान किया गया। प्रशा की फौजी ताकत से एक नया सुपर पावर पैदा हो चुका था। अच्छा, अब जर्मनी से इटली चलते हैं। इटली के एक होने की कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले थे दिल, जुसेप्पे मैत्सिनी, जिन्होंने एक देश का सपना देखा और लोगों को प्रेरित किया। फिर आए दिमाग, काउंट कवूर, एक चतुर डिप्लोमैट जिन्होंने अपनी राजनीति से उत्तरी इटली को जोड़ा।
और आखिर में थे तलवार, जुसेपे गैरिबाल्डी, वो महान सैनिक जिनकी रेड शर्ट सेना ने दक्षिणी इटली को आज़ाद कराया। तो इटली का एकीकरण कई स्टेप्स में हुआ। 1859 में कैवोर ने ऑस्ट्रिया को हराया, 1860 में बीच के राज्यों ने इटली में शामिल होने के लिए वोट किया और गैरिबाल्डी ने दक्षिण को जीत लिया। 1861 में इटली को एक राजशाही घोषित कर दिया गया और आखिर में 1870 में जब रोम भी इसका हिस्सा बन गया, तब जाकर यह प्रोसेस पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर पावरफुल आइडिया का एक दूसरा स्याह पहलू भी हो सकता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलेंगे जहां राष्ट्रवाद का यही खूबसूरत विचार एक खतरनाक रूप ले लेता है और साम्राज्यवाद की होड़ में बदल जाता है। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते दक्षिण पूर्वी यूरोप का बाल्कन इलाका एक बारूद के ढेर पर बैठा था। यहाँ पुराने साम्राज्य बिखर रहे थे, अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद सिर उठा रहा था और बड़ी बड़ी ताकतें अपना दबदबा बनाने के लिए आपस में टकरा रही थीं। माहौल बहुत ही तनाव भरा था। जरा समझिए कि यह सिचुएशन इतनी विस्फोटक क्यों थी। एक तो ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था, जिससे एक पावर वैक्यूम बन गया। दूसरा, जो नए बाल्कन देश बन रहे थे वो जमीन के लिए आपस में ही लड़ने लगे और ऊपर से रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी ताकतें इस आग में घी डालने का काम कर रही थी। ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बना रहे थे। और फिर उस बारूद के ढेर में एक चिंगारी गिरी। साल था 1914। शहर था साराजेवो। यहां ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। बस यही घटना पहले विश्व युद्ध की वजह बनी। वही राष्ट्रवाद जिसने देशों को बनाया था, अब दुनिया को एक भयानक जंग की तरफ धकेल रहा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। राष्ट्रवाद आखिर है क्या? एक ऐसी ताकत जो लोगों को जोड़ती है या एक ऐसी ताकत जो उन्हें बांटती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।